हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं, आपका सर्जरी में एक टॉपिक दिया हुआ है, ये आपको केसी में भी काम आने वाला है। फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस और बाकी के जो न्यूट्रिशंस है उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जितनी आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्लाज्मा की नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लाज्मा है उसमें सोडियम का अमाउंट क्या रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इन सब का हमें, और टोटल प्रोटीन अमाउंट कितना रहता है, ये सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का नॉर्मल प्लाज्मा रेंज जो रहता है वो 135 वेरिएबल हो सकता है, किसी टेक्स्ट बुक में आपको 140 टू 150 मिल सकता है, लेकिन आप अप्रॉक्स यही मान के चलिएगा कि सोडियम का जो अमाउंट है वो 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर, पोटेशियम का 3.5 टू 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर, कैल्शियम का नॉर्मल अमाउंट जो रहता है वो 8 टू 10.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर, और मैग्नीशियम का रहता है 1.5 से 2.5। इसी तरीके से अगर क्लोरीन को देखें तो 95 से 105 रहता है, और टोटल प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड प्लाज्मा का वो रहता है 6 टू 8.4 मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो ये कुछ कुछ अमाउंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है शुरू के तीन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। बाकी नहीं भी याद रखोगे, मैग्नीशियम, क्लोरीन का चलेगा, और प्रोटीन वाला आपको याद रखना है। फिर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। तो ऐसे कौन कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होंगे, और ऐसे कौन से हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होंगे? तो सारे नहीं, लेकिन एक एक दो, जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये दोनों इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके साथ साथ जैसे प्रोटीन हो गया, सोडियम SO4 हो गया, PO4 हो गया। ठीक है, तो ये तो मत याद रखना, लेकिन केवल आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला याद रखना है कि ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है। फिर उसके बाद आता है, सॉरी, इंट्रा सेलुलर है, फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम जो होता है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों ही सेलुलर में ये प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर हम बात करें कि जो बॉडी के अंदर वाटर है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो टोटल बॉडी वाटर एक पर्सन के अंदर कितना होगा, तो जितना टोटल उसका आइडियल वेट होना चाहिए उसका 60% तो मेल में, और फीमेल में आइडियल बॉडी वेट का 50 टू 55% वाटर जो होता है इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। वाटर के भी थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि तीन फॉर्म में वाटर प्रेजेंट हो सकता है। एक तो है इंट्रा सेलुलर, और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर, और एक है इंटरस्टिशियल। तो इंट्रा सेलुलर जो है 2/3 ऑफ 65%, जैसे मेल की हमने बात करी है, मेल में जो है आइडियल जो है बॉडी वाटर कितना होता है, उसके वेट का 60 टू 65% होता है। तो जो उसका टोटल जो 65%, यानी कि टोटल जो उसका बॉडी वाटर है उसका 2/3 हिस्सा कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर। 1/3 हिस्सा जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये तो हो गया 65%। ठीक है, बचा हुआ जो 25% है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होगा। तो जो टोटल बॉडी वेट का 65% जो वाटर होता है उसका 2/3 पार्ट तो इंट्रा सेलुलर, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है 25% तो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। बैलेंस किस तरीके से रहता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होमोस्टेसिस इज मेंटेन इन द बॉडी। हमेशा ये मेंटेन रहता है, जैसे कि जो न्यूट्रल बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रहेगा, कि जितना बॉडी के अंदर इनपुट है, इनपुट ले रहे हैं, उतना ही जैसे यूरिन या स्वेटिंग के थ्रू उसका आउटपुट बाहर आ रहा है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल रहते हैं, तो अब क्या रहता है, ये बैलेंस जो है वो न्यूट्रल रहेगा। पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब इनपुट तो ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। और नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कब बोलेंगे, जब इनपुट कम हो और आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट या न्यूट्रल बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट को देख सकते हैं। आपको इनपुट और आउटपुट को देखना पड़ेगा, जितना आपने इनपुट इनटेक किया है उतना ही अगर आउटपुट है तो न्यूट्रल रहेगा, इनपुट ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, और आउटपुट ज़्यादा है तो नेगेटिव रहेगा। बॉडी में हीमोस्टेसिस मेंटेन बाई आयरन ट्रांसप्लांट, जो हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा, वाटर मूवमेंट और किडनी फंक्शन।
तो इन तीनों की वजह से बॉडी के अंदर जो इनपुट आउटपुट और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन बना रहता है। किस किस की वजह से? वाटर के मूवमेंट की वजह से। किडनी जो कंटिन्यू वाटर ब्लड को फिल्टर कर रही है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बाहर निकाल रही है, वाटर को एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से बॉडी का होमियोस्टेसिस जो रहता है, संतुलन जो रहता है वो मेंटेन रहता है। बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या चलती है कि जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है सेकेंडरी टू एल्डोस्टेरोन, यानी कि जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ कहाँ होता है? डीसीटी के अंदर हो जाएगा। एक्टिव एक्सचेंज फॉर पोटेशियम एंड जो हाइड्रोजन आयन है उनमें भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर द्वारा होता है। मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड एस्मोलरिटी को भी ये जो है वो मेंटेन करके रखेगा। कौन? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। और वाटर रीअब्जॉर्प्शन सेकेंडरी टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। तो और सोडियम का मेनली रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। और अगर सोडियम का बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है तो अभी हमने जो जो काम पढ़े थे वो प्रॉपर चलेंगे। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर। बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है? तो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट हो जाते हैं। उनके स्टिमुलेट होने पर क्या होता है? एडीएस नहीं, एडीएच। जो एडीएच हार्मोन है वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है और क्या होता है? थ्रस्ट जनरेट होती है। जैसे ही थ्रस्ट जनरेट होगी पर्सन पानी पी लेगा। ठीक है। और अगर पानी भी नहीं पिया तो ये एडीएच क्या करता है? एडीएच रिलीज होगा और ये एडीएच जाकर के डीसीटी से जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा। तो एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो थ्रस्ट को जनरेट करता है। बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होने पर या वाटर का अमाउंट कम होने पर ये थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये जो है और क्या करेगा? बॉडी की ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है। ठीक है। और जो वाटर का अमाउंट जो बाहर जो लॉस हो रहा है उसको कम करेगा और क्या करेगा? बॉडी में सोडियम आयन को बढ़ाएगा। तो ये इस तरीके से जो एडीएच हार्मोन है वो काम करता है। तो ये तो हमने एकदम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करी। अब हम बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस की। बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस किस तरीके से होता है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी जो होती है उसमें 3 मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी की पीएच जो है मेंटेन रहती है। सबसे पहले आता है प्लाज्मा में बफरिंग सिस्टम की वजह से प्लाज्मा की पीएच मेंटेन रहती है। दूसरा, वेंटिलेटरी चेंजेस फॉर CO2 एक्सक्रीशन, यानी कि लंग से CO2 का एक्सक्रीशन होता है। CO2 क्या करेगी? अगर CO2 ज़्यादा अमाउंट में रहेगी तो बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ाएगी, एसिडोसिस कराएगी। तो CO2 का एक्सक्रीशन करके एसिड को मेंटेन कर सकते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। रीनल ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन रहेगा तो भी क्या है? बॉडी के अंदर जो एसिडोसिस है वो कम होगी। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों तरीकों से बॉडी की जो पीएच है वो मेंटेन की जाती है। यानी कि वाटर जब CO2 के साथ कंबाइंड होगा तो बाइकार्बोनेट बनता है जो कि न्यूट्रल है और ये इसका ब्रेकडाउन हो करके एक बाइकार्बोनेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये दोनों अगर बन जाएंगे तो बॉडी में जो पीएच रहेगी, जो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है वो क्या रहेगा? एकदम नॉर्मल रहेगा। फिर उसके बाद बफरिंग। बफरिंग में क्या होता है? यानी कि एल्कोसिस और एसिडोसिस ये दोनों किस तरीके से मेंटेन रहते हैं? तो एल्कोसिस में क्या होगा कि अगर H+ आयन जो है वो हमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज़्यादा मिल रहा है बजाय किसके? इंट्रा सेलुलर आयन स्पेस में, तो क्या रहेगा? यानी कि सेल के अंदर तो एसिड कम है इस वजह से, और कौन ज़्यादा है? पोटेशियम आयन ज़्यादा है। तो क्या रहेगा? सेल के अंदर हम कौन सी चीज़ को बोलेंगे कि सेल के अंदर क्या है? एल्कोसिस। तो एल्कोसिस के लिए क्या ज़रूरी है कि जो एसिड आयन है जैसे H+ आयन है जो क्या करेगा? पीएच को एसिड लेवल पे लेके आएगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होना चाहिए और इंट्रा सेलुलर स्पेस में जो है एल्कलाई ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे इसको? एल्कोसिस। एसिडोसिस में क्या होगा? वही H+ आयन तो इंट्रा सेलुलर स्पेस में ज़्यादा है और पोटेशियम आयन जो कि एल्कलाई है वो कहाँ ज़्यादा है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो ये क्या होगा? एसिडोसिस। फिर हम बात करते हैं एक डिसऑर्डर है या फिर एक बॉडी की कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है? इट इज़ एन एक्सेसिव एसिड और बेस डेफिशिएट। इसमें एसिड अमाउंट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और बेस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है।
तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें होता क्या है, जो कार्बोनेट आयन है उसका जो अमाउंट है, यानी कि कार्बोनेट आयन नेगेटिव होता है, बेस होगा ये, इसका अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर 21 मिली मोल पर लीटर से अगर कम हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने वाली है, यानी कि अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीज हो गया है और बेस का अमाउंट कम हो गया है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दो वजह से हो सकता है, या तो बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो या फिर बेस है वो नॉर्मल अमाउंट से कम हो गया हो। दोनों ही कंडीशन में एसिड जो रहेगा वो ज़्यादा क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। तो एसिड किन किन कारण की वजह से बढ़ता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो किसी पेशेंट को, स्टारवेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक भूखे रहने की वजह से, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से, रीनल इनसफिशियंस की वजह से, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आयन प्रॉपर बाहर नहीं जा रहे हैं, बॉडी के अंदर की H+ का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में बॉडी के अंदर क्या रहता है, एसिड बढ़ा हुआ रहता है। और किन कंडीशन में बॉडी में बेस का लॉस हो जाएगा, तो डायरिया में फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम आयन का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इंटरस्टिशियल फिस्टुला की कंडीशन में क्या रहता है, बेस का लॉस ज़्यादा होता है। तो इन कंडीशन में रहने की वजह से होगा क्या कि बेस तो कम हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा और पर्सन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, रैपिड डीप एंड नोजी ब्रीदिंग, एयर हंगर, यानी कि जैसे सांस लेते हैं ना तो आवाज़ आती है, मुंह खोल के जो सांस लेते हैं उसमें जो आवाज़ आती है उस तरीके की एयर गैस्पिंग, एयर हंगर इस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करेगा, नोजी ब्रीदिंग करने की कोशिश करेगा, साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, एसिड ज़्यादा है, बेस कम है, हीमोस्टेसिस मेंटेन नहीं रह रहा है, एसिडोसिस है इसलिए स्किन कैसी मिलेगी, कोल्ड यानी स्किन मिलेगी, हार्ट रेट नॉर्मल नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए सोडियम और जो एसिड और बेस है, या सोडियम पोटेशियम आयन जो है, सोडियम वोल्टेज चैनल और पोटेशियम वोल्टेज चैनल, इन दोनों के लिए तो क्या है, दोनों को बेस चाहिए, बेस नहीं है इसलिए टैकीकार्डिया की कंडीशन मिलेगी। ठीक है, यूरिन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा और बेस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो उसको हाइपोक्सिया हो रखा है उसको क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो रैपिड कर रहा है, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं चल रही उसकी, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी है इसके अंदर, इसीलिए आपको क्या करना है, आपके हाइपोक्सिया को करेक्ट करना है और आपको बेस बाहर से इंजेक्ट आईवी करना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन इसके अंदर करना पड़ेगा। फिर आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, आर्टरी के अंदर, ओनली आर्टरी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्टरी के अंदर तो नॉर्मल ऑक्सीजन का अमाउंट बड़ा होना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर आर्टरी में जो है CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो CO2 एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, जैसे पीएच लेवल बॉडी का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कारण क्या है इसका, एनेस्थीसिया के कारण, एनेस्थीसिया दिया जिससे क्या है, हाइपोक्सिया हो गया, CO2 का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो गया तो उस वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन के कारण रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, बॉडी में जो CO2 का लेवल बढ़ता रहेगा। माइसीनिया ग्रेविस है या पोलियोमाइलाइटिस, इन केसेस में क्या होता है, CO2 का अमाउंट जो होता है वो ब्लड में बढ़ता जाता है। फिर आता है, ये तो बात थी एसिडोसिस की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम बात करते हैं एल्कोसिस की। तो पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कोसिस, यानी कि अब इसमें एसिड वाली जस्ट अपोजिट कंडीशन मिलेगी आपको कि बेस बढ़ जाएगा और जो एसिड होगा वो डेफिसिट हो जाएगा। तो जो बाइकार्बोनेट जो आयन है वो अगर ब्लड में आपको 27 मिली मोल पर लीटर से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो क्या होगा, एल्कोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोसिस हो जाएगा। और एसिड अगर कम है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, एल्कोलाई ज़्यादा हो गया, एल्कलाइज ज़्यादा हो गए हैं तो मेटाबॉलिक एल्कोसिस हो जाएगा। कारण क्या है, रिपीटेड वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होती है तो सारा जो है एसिड है वो बाहर निकल जाएगा और बेस शरीर में बढ़ जाएगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में, या फिर बहुत ज़्यादा एल्कलाई का इंजेक्शन कर लिया, जैसे एंटासिड खा लिया, एंटासिड खा लिए तो बॉडी में एसिड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, प्रोड्यूस ही होगा तो बेस का अमाउंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कुछ सिंड्रोम्स में भी क्या होगा, एल्कोसिस ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, टाइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग,
और क्या होगा, टिटेनी प्रेजेंट होगा ड्यू टू एल्कोसिस। जो मसल है उनके अंदर क्या होगा, टिटेनी की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आप कराओगे तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट को चेक कर सकते हो। ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, पहले आपको बैलेंस फ्लूइड यानी कि NaCl का IV इन्फ्यूजन करना है, फिर धीरे धीरे आपको KCl जो है वो 40 मिलीमोल पर लीटर अमाउंट में देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोसिस में क्या होगा, आर्टरी के अंदर PCA2 लेवल जो है वो नॉर्मल से भी कम हो जाए तो रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो जाएगा। यानी कि CO2 का लेवल जितना ब्लड में होना चाहिए उससे भी अगर कम हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। कारण क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ठीक है, ज़्यादा वेंटिलेशन करा दिया, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी, जिससे नॉर्मल अमाउंट से CO2 और भी कम हो गया। हाई एल्टीट्यूड पर जो है ना, हाइपरपायरेसिया की कंडीशन में और हिस्टीरिया की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर, आर्टरी के अंदर CO2 का लेवल जो होता है वो बिलो नॉर्मल हो जाता है। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी सप्रेशन ड्यू टू एल्कोसिस इज ट्रीटेड बाय CO2। इसको बाहर से आपको CO2 ही प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद है, एक सेकेंड, फिर उसके बाद आता है, ये तो बात की थी हमने एसिड बेस की, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसको हम, उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम डेफिशिएट। तो नॉर्मल अमाउंट मैंने सोडियम का आपको कितना बताया था, 135 से 145 मिलीमोल पर इक्विवेलेंट, इतना अमाउंट नॉर्मल सोडियम का बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कंडीशन। हाइपोनेट्रीमिया कब जनरेट होगा, जब बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनके अंदर अगर इम्बैलेंस हो जाता है और उनमें भी अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो हम उसे हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। जिसमें होता क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमेशा सोडियम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्या रहता है, कम रहता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो ऑलरेडी कौन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम, इसीलिए सोडियम को कहाँ रख दिया, बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म में कि आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहो। दोनों ने बैलेंस कर रखा है कि पोटेशियम को जो है एल्कलाई लेवल को वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेंटेन करेगा और सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो नॉर्मल मैकेनिज्म में तो यही होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो यही होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो सोडियम ज़्यादा रहता है और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वहाँ पोटेशियम ज़्यादा रहता है। तो सोडियम तथा पोटेशियम पंप जो रहते हैं वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम व पोटेशियम के लेवल को दोनों मेंटेन रखते हैं। सो जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है वो दोनों ही आपस में अपनी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी वजह से इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम पोटेशियम का लेवल मेंटेन बना रहता है। सोडियम जो रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटेशियम जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा मिलेगा। यदि सोडियम का लेवल जो है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम मिलता है तो इस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। यदि किसी कारण से क्या हुआ, सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के कारण जो फ्लूइड लो टू हाई कंसंट्रेशन में मूव करेगा, इसीलिए क्या होता है, पहले से ही वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम था, ठीक है, और पहले से ही कम था और ऊपर से वो ऑस्मोसिस की वजह से और क्या हो गया है, सारा का सारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से और अंदर कहाँ जा रहा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इस वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंटिन्यू क्या होती जाती है, कमी होती जाती है ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी जो रहती है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा जो पहले से ही कम था सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, फिर क्या हुआ, फिर जो है ऑस्मोसिस और शुरू हो गई तो एकदम कम हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो इस ऑस्मोसिस की वजह से कंडीशन डेवलप होगी उसको हाइपोनेट्रीमिया हम कहेंगे। एक्स्ट्रा सेल, वही देखो वही सेम बातें बार बार घूम फिर के लिखी गई हैं, तो आपको तो बस इतना से याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया।
इसके जो कारण हैं वो 3 हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, फिर आता है हाइपर, और तीसरा आता है इवोवोल्मिक हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपो में क्या होता है कि वाटर बॉडी के अंदर कम है, सोडियम भी कम है, ठीक है, वाटर इनटेक भी कम करा है और सोडियम इनटेक भी कम करा है, तो वो होता है हाइपोवोल्मिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। जैसे कि मान लो बॉडी के अंदर वाटर भी कम हो गया, सोडियम भी कम हो गया, यानी कि दोनों चीज़ें कम हो गई। किस कारण से? जैसे पसीना ज़्यादा है तो पसीने में जो है पानी भी बाहर निकलेगा, सोडियम भी बाहर निकलेगा, और जब पानी की बाहर से इनटेक कर नहीं रहे हैं, स्वेटिंग, डायरिया, डायूरेटिक्स या डिहाइड्रेशन ज़्यादा चल रहा है, तो इन चारों चीज़ों में क्या होगा, बॉडी से वाटर का, सोडियम का लॉस कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन आप बाहर से इनटेक नहीं कर रहे हो, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और फिर आता है हाइपर। हाइपर में क्या है कि बॉडी के अंदर अंदर वाटर तो बहुत है, लेकिन सोडियम जो है वो प्रॉपर अमाउंट में बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, बट वाटर सोडियम से ज़्यादा है, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर में, किडनी फेलियर के केसेस में, कैंसर के केसेस में, ठीक है। तो इन केसेस में क्या, एसाइटिस के केसेस में, इन केसेस में क्या रहता है कि बॉडी के अंदर वाटर तो बहुत है, लेकिन वाटर और सोडियम का बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। वाटर तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, बॉडी की किसी भी फेलियर मैकेनिज्म की वजह से वाटर तो बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोडियम का अमाउंट जो है वो नहीं बढ़, वाटर के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम हाइपर वोल्यूमिक, लेकिन है तो अल्टीमेटली क्या, सोडियम की कमी ही है ना, सोडियम की तो कमी ही पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इवोवोल्मिक, क्या बॉडी का वाटर ज़्यादा है, लेकिन सोडियम रिमेन सेम, सोडियम उतना ही है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वाटर इनटेक खूब कर रहे हैं, वाटर तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है, और आउटपुट उसका जैसे यूरिन, डायरिया, इनमें आउटपुट क्या है, वाटर का कम है, लेकिन सोडियम उस वाटर के अकॉर्डिंग क्या है, बढ़ नहीं रहा है जितना है, यानी कि नॉर्मल भी नहीं है, जितना बॉडी में था लो लेवल का उतनी ही लेवल का वो बना रहता है, तो उस वजह से जो हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा उसको इवोवोल्मिक कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से वाटर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, और उस वाटर की कंपैरिजन में सोडियम बढ़ नहीं पाता है, इस वजह से उस पर्सन में हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाता है। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के केसेस में वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी कि किसी पर्सन को पॉलीडिप्सिया थी, तो जो बॉडी का जो हाइपोथैलेमस है उसने एडीएच ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट कर दिया, तो वाटर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आउटपुट कम हो गया, जिसकी वजह से जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सोडियम उतना ही है, तो दोनों में वाटर और सोडियम में कंपेयर करेंगे तो वाटर के कंपेरिजन में सोडियम हमें कम लेवल में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या आते हैं, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में थकान रहेगी, अब बेचैनी रहेगी, हेडेक होता रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि जो चैनल हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, मसल्स में टिचिंग होगी, वीकनेस रहेगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जैसे ही सोडियम कम हुआ बीपी डाउन हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, ओलिगोयूरिया, यूरिन की कमी हो जाएगी, या फिर बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर वाटर का जो ये एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो आउटपुट क्यों कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, लेथार्जी है, कंफ्यूजन है, सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है। डायग्नोसिस किस तरीके से करोगे, पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, सीरम सोडियम लेवल देखोगे, सीरम की ऑस्मोलरिटी देखोगे तो आपको कम देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी करवाओगे और फ्लूइड स्टेटस आप देखोगे तो उसमें सोडियम का अमाउंट आपको कम देखने को मिलेगा और वाटर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे इसका, ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कॉज आपको ट्रीटमेंट करना है। जैसे आपको सोडियम की कमी है तो सलाइन फ्लूइड दीजिए, इसको आईवी फ्लूइड में सलाइन देना है आपको, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, बाहर से फ्लूइड का इंटेक नहीं कराना है, यानी कि वाटर इंटेक नहीं कराना है बाहर से। कितना देना है, बस जैसे कि 1 लीटर ही पानी 24 घंटे में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। स्टेरॉइड्स देने हैं, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया की कंडीशन है, इसलिए डायूरेटिक्स में फ्यूजामाइड आप दे सकते हो। एडीएस ब्लॉक है, क्योंकि एडीएस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, वाटर जो है बॉडी में ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए एडीएस को ब्लॉक करने के लिए आप टोल्वेपेप्टोन दे सकते हो, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हो, ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है, जिससे क्या होगा,
सोडियम बॉडी के अंदर बढ़े ज़्यादा, ठीक है, और कीमोथेरेपी करवा सकते हो। तो ये जो केस रहता है वो रहता है हाइपोनेट्रीमिया, और उसको इस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। फिर आता है हाइपरनेट्रीमिया, ये जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि इसमें क्या हो गया, सोडियम का अमाउंट जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कंडीशन, जिसमें सोडियम का लेवल जो होता है वो ब्लड में 135 से 145 ml से भी बहुत ज़्यादा देखने को अगर मिलता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि सोडियम मेन जो रहता कहाँ है, बेसिकली कहाँ रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इस कंडीशन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन एकदम ही कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के वेरी लो होने के कारण सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोसिस के कारण वही लो टू हाई मैकेनिज्म चलेगा, जिसकी वजह से उल्टा और वापस से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम बढ़ना और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की एकदम कमी आ जाएगी। तो बॉडी के अंदर वाटर की, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर को होल्ड करने का काम करता है, तो सारा वाटर कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि सोडियम भी कहाँ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसीलिए बॉडी में इंट्रा सेलुलर ब्लड कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन प्लस सोडियम कंसंट्रेशन आपको कम देखने को मिलेगी। तो पर्सन जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, क्योंकि वाटर इंट्रा सेलुलर स्पेस में एकदम ही कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर को होल्ड करके तो सोडियम रखता है। कारण क्या हो सकते हैं इसका, कारण हो सकता है कि वाटर इनटेक बिल्कुल नहीं किया गया, ठीक है, वाटर का बॉडी से लॉस ज़्यादा हो रहा है ना। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ता जाएगा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता जाएगा। यदि वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन अपने आप ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम अपने आप ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि सोडियम वाटर को होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है। और वाटर का इनटेक ही कम करा है, उस वजह से भी वाटर और सोडियम का बैलेंस नहीं रह पाएगा। और इनटेक कम किया है तो एज कंपैरिजन दोनों का करेंगे हम, तो सोडियम आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसमें भी हाइपोवोलेमिक कंडीशन डेवलप होगी। तो टोटल बॉडी वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम के कंपैरिजन में अगर बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में बॉडी में हाइपोवोलेमिया डेवलप होगा। डिहाइड्रेशन के केसेस में भी यही होता है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वॉमिटिंग में, फीवर में। फीवर में भी क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। फीवर में भी क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। और क्या है, जल गया तो भी पूरा जो टोटल बॉडी वाटर है वो भी बर्न हो जाएगा, और एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। रीनल डिजीज है, लूप डाययूरेटिक्स का वो यूज़ कर रहा है, तो भी सारे फ्लूइड जो होगा, वाटर जो होगा वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में सारे में होगा क्या, बॉडी के अंदर वाटर की तो क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, और सोडियम का लेवल बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद आता है वही इवोल्यूमिक, इसमें टोटल बॉडी वाटर है वो कम हो गया, सोडियम सेम रहा, वही सेम कंडीशन है, आप इनको भले ही वापस मत करिएगा। क्लिनिकल फीचर की हम डायरेक्ट बात करते हैं। अगर हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा तो फर्स्ट प्रेजेंट होगी, क्योंकि नेचुरली ही बॉडी के अंदर वाटर की क्या हो गई है, कमी हो गई है। सोडियम आयन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, हाइपरपायरेक्सिया, हाई फीवर मिलेगा, कन्फ्यूजन मिलेगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों प्रॉपर जो है वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जो हार्ट की कंडीशन है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, सीजर्स आएंगे, सब कॉर्टिकल एंड सब अरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, वेट लॉस हो जाएगा उस पर्सन का, क्योंकि डायग्नोसिस में आप देखोगे तो आपको जो सोडियम का लेवल है वो जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, और यूरिन में सोडियम का लेवल आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम कहाँ बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से यूरिन में तो सोडियम का लेवल कम मिलेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा मिलेगा। ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे, रिप्लेसिंग वाटर, वाटर ज़्यादा इंटेक कराना है, ओरली भी बहुत ज़्यादा पीने को देना है, आईवी भी देना है आपको, ठीक है, चाहे एनएस फॉर्म में दीजिए चाहे किसी भी फॉर्म में, डायूरेटिक्स ज़्यादा देने हैं, ठीक है, और सोडियम लो सोडियम डाइट देनी है,
स्लोली फॉल डाउन ऑफ सोडियम, सोडियम को धीरे धीरे आपको कम लेवल पे लेके आना है और ट्रीटमेंट जो भी और डिजीजेस हो रही हैं उनका क्या कराना है, ट्रीटमेंट कराना है।